मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं वीडियो लेकर आया हूं लोधी वंश, क्योंकि दिल्ली सल्तनत कालीन में सबसे अंतिम वंश था लोधी वंश। क्योंकि दिल्ली सल्तनत कालीन में दिल्ली सल्तनत कालीन में 5 वंश का शासन था, जिसमें पहला वंश था गुलाम, दूसरा वंश था खिलजी वंश और तीसरा वंश था तुगलक वंश और चौथा वंश था सैयद वंश और अंतिम वंश था कौन सा? लोधी वंश। इसका शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी में। कब तक इसका लोधी वंश का शासन था? 1451 से 1526 ईस्वी तक। इसमें 3 शासकों ने शासन किया था, जिसमें बेहला लोधी, सिकंदर लोधी और आपके इब्राहिम लोधी। कौन कौन? सिकंदर लोधी, बेहला लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। और बेहला लोधी ने 1451 से 1489 ईस्वी तक, और सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 ईस्वी तक, और इब्राहिम लोधी ने 1517 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश में 3 शासकों ने शासन किया था। और एक बात और, लोधी वंश के संस्थापक था बेहला लोधी था, क्योंकि इससे पहले जो सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह ने बेहला लोधी को दिल्ली में बुलाकर अपनी सत्ता सौंप दी थी, और वो राजनीति संन्यास ले लिया था। उसके बाद में वो कहाँ पे आ गया था? बदायूं। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं में अपना सिंपल जीवन यापन करने लगा था, जिससे कि बदायूं में ही उसकी कब 1374 ईस्वी में 1474 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि जो अंतिम शासक था सैयद वंश का शासक कौन था? अलाउद्दीन कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह, जिसका शासनकाल 1445 से 1451 था। क्योंकि इसने अलाउद्दीन आलम शाह ने ही बेहला लोधी को दिल्ली के सिंहासन को अपनी स्वेच्छा से उसको सौंप दिया था, और सौंपने के बाद में इसने राजनीतिक संन्यास ले लिया था। किसने? अलाउद्दीन आलम शाह ने राजनीतिक संन्यास लेने के बाद में बदायूं आ जाता है, और बदायूं में अपना जीवन यापन करने लगता है अलाउद्दीन आलम शाह। और 1474 में बदायूं में अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु हो जाती है, और फिर सत्ता पर कौन बैठ जाता है? बेहला लोधी। और बेहला लोधी सत्ता पर बैठने पर, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने के बाद में फिर एक वंश की स्थापना होती है, जिस वंश का नाम है लोधी वंश। ठीक है। अब इस लोधी वंश में 3 शासक बनते हैं। पहला बेहला लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी, तीसरा इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बेहला लोधी। और उसके बाद में लोधी वंश का जो पूरा शासक कितना रहता है? 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो इसमें सर्वप्रथम बेहला लोधी का जो शासनकाल है 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक, और सिकंदर लोधी का 1489 से 1517 ईस्वी तक, और इब्राहिम लोधी का 1517 से 1526 ईस्वी तक। अब इसमें प्रथम शासक है बेहला लोधी। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको बेहला लोधी, क्योंकि इसके बारे में आपको इसलिए जानकारी नहीं, क्योंकि इसका पहले स्थापना कैसे हुआ था और किस कारण हुआ था। एक बात और, बेहला लोधी ने 2 बार दिल्ली पर आक्रमण किया था। सर्वप्रथम आक्रमण किया था 1441 में, और दूसरा आक्रमण किया था इसने 1447 ईस्वी में। दिल्ली पर 2 बार आक्रमण करने के बाद में बेहला लोधी ने, और संधि करने के बाद में, जो पहले एक तो आक्रमण किया था 1441 ईस्वी में, जो सैयद वंश का तीसरा शासक था मोहम्मद शाह, ठीक है, उसके शासनकाल में। और दूसरा जो दिल्ली पर आक्रमण किया था 1447 ईस्वी में बेहला लोधी में दिल्ली पर आक्रमण, उस टाइम पे सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, और संधि होने के बाद में ये वापस चला जाता है। और अंतिम शासक आपको पता ही है, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। वो उसने स्वेच्छा से या किसी दबाव पे या किसी आक्रमण से नहीं, उसने स्वेच्छा से किसको सौंप दिया था? दिल्ली की राजगद्दी बेहला लोधी को। और बेहला लोधी को सौंपने के बाद आप स्वयं कौन? जो सैयद वंश का शासक था, वो स्वयं बदायूं आ जाता है। बदायूं में अपना सिंपल जीवन यापन करने लगता है, जिससे कि 1474 ईस्वी में ही बदायूं में अलाउद्दीन आलम शाह की
मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में फिर राजगद्दी पर कौन बैठ जाता है? राजगद्दी पर बैठ जाता है बहरा लोधी। और उस वंश एक नया वंश की स्थापना स्थापित करता है जिसका नाम है लोधी वंश, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन होता है। और दिल्ली सल्तनत कालीन का सबसे अंतिम वंश यही है, कौन सा? लोधी वंश। अब उसमें भी सर्वप्रथम बेहलर लोधी, ठीक है, बेहलर लोधी। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ बेहलर लोधी के बारे में। इसकी अब आता है लोधी वंश में प्रथम शासक था बेहलर लोधी, जिसका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक रहा था। अब बेहलर लोधी, कुछ बेहलर लोधी की मुख्य बातें आपको बताता हूँ कि बेहलर लोधी, ठीक है, सेद वंश में जो सेद वंश था दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश, तो उसमें मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक था, सेद वंश का तीसरा शासक। तो उस समय 1441 में दिल्ली पर आक्रमण किया था किसने? बेहलर लोधी ने। और दूसरा आक्रमण किया था 1447 ईस्वी में। उस टाइम पे सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, उसके शासनकाल में दिल्ली पर 1447 में आक्रमण किया था और दिल्ली को कब्जाने के लिए और दिल्ली के राजा बनने के लिए। तो दोनों बार 1441 में और 1447 में दोनों बार संधि हो गई थी दोनों शासन से, सुल्तानों से। संधि के बाद में ये वापस लौट जाता है। उसके बाद में जो अंतिम शासक था सैयद वंश का, जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह, स्वेच्छा से दिल्ली की राजगद्दी सौंप देता है बेहलर लोधी को, क्योंकि बेहलर लोधी को दिल्ली की राजगद्दी सौंप देता है। और दिल्ली की राजगद्दी सौंपने के बाद में जो अलाउद्दीन आलम शाह है वो कहाँ पे आया था? बदायूं में, ठीक है। और बदायूं में जीवन यापन एक सिंपल व्यक्ति की तरह रहने लगता है, क्योंकि उसने राजनीति से संन्यास ले लिया था। अब राजनीति संन्यास लेने के बाद में बदायूं आ जाता है और बदायूं आने के बाद में फिर दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठ जाता है? बेहलर लोधी। और वहां से एक नया वंश चालू करता है, एक नया वंश सत्ता की स्थापना होती है, जिस वंश का नाम था लोधी वंश और जिसका संस्थापक था बेहलर लोधी। उसके बाद में क्या था कि बदायूं में ही अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं में 1474 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और तुरंत मृत्यु के बाद में ही सत्ता का राजा सुल्तान कौन बन जाता है? दिल्ली के राजगद्दी पर कौन जाता है? बेहलर लोधी। बेहलर लोधी एक वंश की स्थापना करता है, एक सत्ता की स्थापना करता है जिसका नाम है बेहलर लोधी, ठीक है, लोधी वंश। उसके बाद में अब एक बात आती है यहाँ पे कि इससे पहले खिजर खान है, ठीक है, खिजर खान है, मतलब सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खान। खिजर खान बेहलर लोधी को मुल्तान का सूबेदार बनाता है इससे पहले, क्योंकि ये मुल्तान का सूबेदार बनाता है बेहलर लोधी। खिजर खान ने, जो सैयद वंश का संस्थापक था, खिजर खान बेहलर लोधी को मुल्तान का सूबेदार बनाता है। और मुल्तान का सूबेदार जो बनता है 1414 से 1421 ईस्वी में, क्योंकि खिजर खान सैयद वंश का राजा था, तो खिजर खान के साथ रहता है, तो मुल्तान का सूबेदार बना देता है बेहलर लोधी को। तो इसमें क्या होता है कि जब ये शासन करने लगता है, शासन करने में क्या होता है, क्योंकि लोधी वंश का संस्थापक बेहलर लोधी, उसके बाद में बेहलर लोधी को खिजर खान मुल्तान का सूबेदार नियुक्त करता है। और दिल्ली के अंतिम तुर्क सुल्तान, ठीक है, दिल्ली के अंतिम तुर्क सुल्तान कौन होता है? ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। दिल्ली का अंतिम तुर्क सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से बेहलर लोधी को दिल्ली बनाकर और राजगद्दी सौंप दी थी बेहलर लोधी को, क्योंकि अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली में किसको बनाया था? बेहलर लोधी को। दिल्ली में बेहलर लोधी को बनाने के बाद में स्वेच्छा से सत्ता सौंप देता है बेहलर लोधी को। और अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं आ जाते हैं और सत्ता सौंपने के बाद में, क्योंकि ऐसा कोई दबाव या आक्रमण नहीं था, वो अपना आप ही राजनीतिक संन्यास ले लेते हैं और सत्ता की सौंप देता है बेहलर लोधी को। और सत्ता सौंपने के बाद में वहाँ का शासनकाल चालू हो जाता है बेहलर लोधी को, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है। और उसी के बाद में जब शासन वगैरह को बढ़ाता है तो 1474 ईस्वी में जब अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु हो जाती है बदायूं में ही, तो मृत्यु के बाद में फिर एक ये सत्ता स्थापित करता है लोधी वंश का, ठीक है। तो इसके बारे में बेहलर लोधी के बारे में ये बातें हैं।
और एक बात और, ये प्रथम शासक था, ठीक है, ये प्रथम अफगान शासक था। कौन? उससे पहले सब तुर्की शासक थे, ठीक है, क्योंकि जो आता है तुर्क सरदार का अंतिम जो शासक सुल्तान था वो कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। और बहरौल लोदी, ये लोदी वंश का संस्थापक था। ये प्रथम अफगान शासक था और शासक था क्योंकि ये अफगान था। और एक बात और, ये अफगानिस्तान के गिलजई अफगानिस्तान के गिलजई कबीले, कहाँ का? अफगानिस्तान का था गिलजई कबीले के संबंधित साहूखेल शाखा, किस शाखा से? साहूखेल शाखा से संबंधित अफगान पठानिक मुसलमान था ये। कौन? बेहला लोदी। और इसलिए इसके द्वारा स्थापित लोदी वंश की सत्ता को भारत के प्रथम अफगान राज्य की संज्ञा दी गई है। और इसने अपने सरदारों के साथ समानता व्यवहार किया था, क्योंकि ये चाहता था मैं अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए। कोई भी राजा बनता था सबसे पहले दरबारी के कवि, दरबार के सुल्तान, दरबार के सैनिक या वजीर और ये जितने भी पद थे उनको सबसे पहले, कोई भी राजा गद्दी पर बैठ जाता था किसी भी दिल्ली पे या किसी भी देश के पे, तो सबसे पहले वहाँ की जनता और वहाँ के जो जितने भी ओहदा जो नियुक्त होते हैं उनको अपने तरफ को आकर्षित करना, मतलब अपनी तरफ को खींचना, जिससे कि सत्ता को अच्छी तरह से चलाया जा सके और सत्ता को, साम्राज्य को अच्छी तरह से बढ़ाया जाए। इसी का उद्देश्य ये था, क्योंकि जो सरदार थे अफगान सरदार, उनके साथ में समानता का व्यवहार करता है। और एक परिभाषा दी है आरपी त्रिपाठी के अनुसार। आरपी त्रिपाठी क्या बोलते हैं कि अफगान राजस्व सरदारों की आपसी समानता एवं संघवाद पर आधारित था, ठीक है, क्योंकि जो राजस्व सरदारों की आपसी समानता और एवं संघवाद पर आधारित था। किसका? बेहला लोदी का। अब इसके बारे में हम देखें। बेहला लोदी 1451 से 1489 ईस्वी था इसका शासनकाल, ठीक है, लोदी वंश का। और ये बेहला लोदी दिल्ली सल्तनतकालीन है लोदी वंश का संस्थापक ही था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, ठीक। और बहलोल लोदी को खिज्र खान ने, किसने भी बताया था? खिज्र खान ने कहाँ का सूबेदार बनाया था? मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। और दिल्ली के अंतिम तुर्क सुल्तान, दिल्ली का अंतिम तुर्क सुल्तान कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक, ने स्वेच्छा से, क्योंकि अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली में बुलाता है बहला लोदी को, और बहला लोदी बुलाने के बाद में दरबार में ही आता है। और दरबार में आने के बाद में कौन? अलाउद्दीन आलम शाह स्वेच्छा से दिल्ली की सत्ता बहला लोदी को सौंप देता है। किसको? बहला लोदी को सौंप देता है। और प्रथम अफगान शासक था। ये क्या था कि प्रथम अफगान शासक था। कौन? बहला लोदी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्रथम अफगान शासक बहला लोदी था। ये अफगानिस्तान के गिलजई, ठीक है, किस कबीले से? गिलजई कबीले से संबंधित और साउखेल शाखा से संबंधित अफगान पठान व मुसलमान था। कौन? बहला लोदी। इसलिए इसके द्वारा स्थापित लोदी वंश की सत्ता को भारत के प्रथम अफगान राज्य की संज्ञा दी गई है। किसके? प्रथम अफगान राज्य की संज्ञा दी गई है। भारत के प्रथम अफगान की संज्ञा किसको दी गई है? राज्य की संज्ञा दी गई है किसको? बहला लोदी को। उसके बाद में बहला लोदी ने, इसने अफगान मतलब बहला लोदी ने अफगान सरदारों के साथ समानता का व्यवहार किया था। कैसा? समानता का व्यवहार, मतलब अच्छा व्यवहार किया था। किसने? बहला लोदी ने। और आरपी त्रिपाठी के अनुसार, आरपी त्रिपाठी क्या बोलते हैं बहला लोदी को कि अफगान राजस्व सरदारों की आपसी समानता व संघवाद पर आधारित थी, ठीक है, किसकी? बहला लोदी की। किसकी? बहला लोदी की। जो पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन बनता है नंबर 1 कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता है, जो मैं बताया, बहला लोदी, ठीक। और लोदी वंश का शासन काल कब से कब तक रहा था? तो 1451 से 1526 ईस्वी तक, ठीक है। कब तक रहा था? 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था शासन काल लोदी वंश का, ठीक। और प्रथम शासक, अफगान प्रथम शासक कौन था? जो भारत के प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था, या अफगान राजा सुल्तान कौन था? तो वो कौन था? बहला लोदी, ठीक। और बहला लोदी पहले कहाँ का सूबेदार था? कहाँ का था? मुल्तान का। इसको सूबेदार किसने नियुक्त किया था? खिज्र खान। खिज्र का कौन था? जो आपका सैयद वंश का संस्थापक था, उसने मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था सर्वप्रथम बहला लोदी को, ठीक। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये
ये अफगान, इसका जो शाखा थी या इसका कबीले, किस कबीले से था? अफगानिस्तानी कबीले था गिलजई, ठीक है, गिलजई कबीले से संबंधित था। और साहूखेल एक शाखा थी, उससे संबंधित था। ये पठान था, अफगान पठान मुसलमान था। कौन? बहलोल लोदी। उसके बाद में भारत के प्रथम अफगान राज्य की संज्ञा दी गई है किसको? बहलोल लोदी को। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अफगान सरदार थे, उसके साथ में कैसा व्यवहार किया था? कैसा व्यवहार था? समानता का व्यवहार किया था। किसने? बहलोल लोदी ने, जो अफगान सरदार थे। और आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार क्या बोलते हैं कि अफगान राजस्व सरदारों की आपसी समानता व संघवाद पर आधारित था। किसका? बहलोल लोदी का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या होता है कि बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी ने अफगान राजस्व की मूल भावना के अनुरूप, क्योंकि बहलोल लोदी ने अफगान राजस्व की मूल भावना के अनुरूप कार्य करते हुए, ठीक है, क्योंकि ये लुभाना चाहता था जो अफगान सरदार थे उनके लिए, तो उनके अनुसार भावना के अनुरूप कार्य करते हुए अफगान सरदारों के प्रति बराबरी दर्शाने हेतु, क्योंकि ऐसा था, एक तो ये ऐसा सुल्तान था कि ये इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ठीक है। दूसरी बात, जो अफगान सरदार थे उन अफगान सरदारों को अफगान सरदार के सामने समान व्यवहार करते हुए, अच्छा व्यवहार करते हुए, उनको मूल रूप दर्शाते हुए ये उनके साथ में नीचे ही धरती पर अफगान सरदारों के बीच में और उनके साथ में ही बैठ जाता था, उनके साथ में खान पीन करने लगा था, क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। और उसको ये क्यों करता था? क्योंकि ये कहता था कि जिस प्रकार अफगान सरदार का व्यवहार अच्छा है उसी प्रकार मेरा व्यवहार अच्छा है, और ये अफगान सरदारों को अपनी तरफ खींचना चाहता था, क्योंकि अपने ये शासन ज़्यादा करना चाहता था, और उसके बाद शासन करने के बाद में साम्राज्य को बढ़ाना भी, और जो वहाँ की जो सैनिक के जो ओहदा थे उनको अपनी तरफ करना चाहता, क्योंकि तरफ करने से क्या होता था, कोई भी एक शासन जो राजा के शासन करता था, वहाँ की जनता और वहाँ के जो ओहदा जो पद थे उनको अपनी तरफ यदि आकर्षण कर लेता है, अपनी तरफ कर लेता है, तो सुल्तान जो सुल्तान बनता था, वहाँ का जो सुल्तान रहता है, उसका व्यवहार अच्छा होने के बाद में तो क्या होता है कि उसमें अच्छा शासन और अच्छी राजनीति, अच्छा व्यवस्था और अच्छी कई ऐसी बातें पहलू आ जाती हैं जो वहाँ का शासन और न्याय व्यवस्था सुधार हो जाता है और आगे को प्रोसेस चलता रहता है कई कई सालों तक। क्योंकि इसको पता था कि यदि मैं अफगान सरदारों को अपने साथ में ले लेता हूँ, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, तो भी मेरे साथ आएंगे, जिसके मेरे साम्राज्य बढ़ाने के लिए और शासन करने के लिए सहयोग करेंगे। तो ये क्या था कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, और ये अफगान सरदार थे, उनके साथ ही नीचे जमीन पर बैठ जाता था, उनके साथ में खाना और पीना भी करता था। कौन? बहलोल लोदी। और अपने उन सरदारों को कहता था मसनद अली, ठीक है, क्या कहता था उन सरदारों को, जो ये अपने सरदारों को क्या कहता था? मसनद अली कहकर संबोधित करता था। कौन? बहलोल लोदी। और 1484 में एक महत्वपूर्ण बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। 1484 में महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है, क्योंकि बहलोल लोदी जौनपुर के सरकी सुल्तान था हुसैन शाह सरकी को पराजित कर देता है, और पराजित करने के बाद में जौनपुर पर ये अधिकार कर लेता है। कौन? बहलोल लोदी। और वहाँ का जो सत्ता सौंप देता है, इसका एक ज्येष्ठ पुत्र होता है बार बख्शाय को जौनपुर की जिम्मेदारी सौंप देता है। ठीक है, जौनपुर को सरकी सुल्तान होता है, सरकी सुल्तान होता है जिसका नाम है हुसैन शाह सरकी। ठीक है, हुसैन शाह सरकी को पराजित कर देता है और जौनपुर पर विजय प्राप्त कर लेता है। कौन? बहलोल लोदी। और विजय प्राप्त करने पर वहां की जिम्मेदारी सौंप देता है जौनपुर की, जो इसका ज्येष्ठ पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र होता है इसका बहलोल लोदी का बार बख्शाय। ठीक है, बार बख्शाय को जौनपुर की जिम्मेदारी सौंप देता है। कौन? बहलोल लोदी। उसके बाद में एक और करता है कि वह ग्वालियर का शासक था मान सिंह। ठीक है, ग्वालियर का शासक था मान सिंह को भी पराजित कर देता है बहलोल लोदी, और पराजित करने के बाद में उससे हर्जाना वसूल करने में सफल हो जाता है बहलोल लोदी। और जब ये ग्वालियर वापस आता है, ग्वालियर से वापस आता है, तो वापस आने के बाद में बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने के बाद में एक जगह है जलाली। ठीक है, ग्वालियर के पास में ही जलाली के पास में इसकी जुलाई 1489 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जुलाई 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। और बहलोल की मृत्यु के बाद में
जो दूसरा शासक बनता है, कौन बनता है? सिकंदर शाह लोदी। जो इसका ये सिकंदर शाह लोदी था, कौन बनता है? सिकंदर लोदी था। तो इसका जो तीसरा पुत्र होता है किसका? निजाम खां का। सिकंदर शाह लोदी होता है किसका? निजाम खां का। जो इसका तीसरा पुत्र होता है, मृत्यु के बाद में इसका तीसरा पुत्र होता है निजाम खां का ही पुत्र होता है सिकंदर शाह लोदी। तो ये क्या है? एक ही स्वर्ण सिक्का भी जारी करता है। कौन? बहर लोदी अपने नाम से, बहर लोदी के नाम से स्वर्ण सिक्का जारी करता है। कौन? बहर लोदी। तो ये बहर लोदी का एक शासन और अभियान था। और एक बात और, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि बहर लोदी से या लोदी वंश से ऐसा कौन सा सुल्तान था लोदी वंश का जिसने सरदार के साथ जमीन पर बैठकर खाना और जमीन पर बैठकर वाद विवाद करता था? तो कौन था? बहर लोदी। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने सरदारों को किस नाम से संबोधित करता था बहर लोदी? तो किस नाम से? मसनद अली के नाम से संबोधित करता था बहर लोदी। फिर पूछा जाता है कि बहर लोदी की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो क्या थी? महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? जौनपुर पर विजय प्राप्त करना। और एक सरकी सुल्तान था हुसैन शाह सरकी को हराने के बाद में, कब हराया था? 1484 ईस्वी में। हारने बाद में वहां पर ये विजय प्राप्त कर लेता है, जौनपुर को जीत लेता है। और उसकी जिम्मेदारी किसको सौंप देता है? इसका एक चेष्ट पुत्र था बारबक शाह नाम को, बारबक शाह कोई जिम्मेदारी सौंप देता है जौनपुर की। उसके बाद में फिर एक ग्वालियर अभियान होता है जिसका शासक था वहां का राजा था मानसिंह। मानसिंह को भी पराजित कर देता है कौन? बहर लोदी। और पराजित करने के बाद में उससे हरजाना वसूल करने में भी सफल रहता है। और मानसिंह हरजाना वसूल में इसको देता है बहर लोदी को मतलब 1 साल में। और वसूल करने के बाद में जब ये वापस आता है तो वापस ग्वालियर अभियान पर ही, क्योंकि जब मृत्यु होती है इसकी तो ये क्वेश्चन रहता है कि बहर लोदी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये ग्वालियर अभियान में जाता है तो रास्ते में इसको बीमार हो जाता है। बीमार पड़ने के बाद में जो वापस आता है ग्वालियर से दिल्ली के लिए, तो ये ग्वालियर के पास में जलाली जगह है, जलाली के पास में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? जुलाई 1489 ईस्वी को। और फिर सबसे ज्यादा जो फेमस क्वेश्चन है इसका बहर लोदी का, इसने सिक्के जारी किए थे, स्वर्ण सिक्का, जिसका नाम था बहलोल नाम के स्वर्ण सिक्का था जो बहर लोदी ने जारी किया था। अब ये पूरा एक वीडियो में कंप्लीट हो गया है बहर लोदी। उसके बाद में जो दूसरा इसका शासन काल है, क्योंकि लोदी वंश में 3 शासक थे। पहला बहर लोदी जो संस्थापक था लोदी वंश का, फिर दूसरा सिकंदर शाह लोदी और तीसरा इब्राहिम शाह लोदी। ये 3 थे। अब इसके बाद में सुल्तान जो बनता है वो बनता है आपका सिकंदर शाह लोदी, जो दूसरा लोदी वंश का। और सिकंदर शाह जो लोदी था ये इसका तीसरा पुत्र था बहर लोदी का, जिसका नाम था निजाम खां। निजाम खां का लड़का क्या था? निजाम खां का लड़का। निजाम खां का पुत्र होता है, कौन होता है? सिकंदर शाह लोदी। ठीक है, क्योंकि जो बहर लोदी का पुत्र होता है तीसरा, ये तीसरा पुत्र होता है। तीसरा पुत्र होता है कौन? निजाम खां। और निजाम खां का ही लड़का होता है सिकंदर शाह लोदी, जो दिल्ली की सरहदी पर बैठता है और लोदी वंश का दूसरा शासक बनता है। ठीक है, दूसरा शासक बनता है। और ये इसके विपरीत करता है। थोड़ी सी बात और बताता हूँ सिकंदर शाह लोदी के बारे में। ये विपरीत करता है। विपरीत क्यों करता है? एक तो ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता, तो ये क्या करता है? सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करता है और सुल्तान धारण करने के बाद में ये शासन चालू करता है। अब ये पहला सुल्तान उपाधि धारण नहीं करता, जो क्योंकि ये बैठता है, सुल्तान तो बन जाता है पर ये उपाधि धारण नहीं करता और सरदारों के साथ ही नीचे बैठता है। ठीक है, तो ये इसकी बातें थी बहर लोदी के बारे में। क्योंकि सुल्तान तो रहता है पर इसका जो व्यवहार रहता है अफगानों को लुभाने के लिए, अफगानों के साथ में धरती पर बैठ जाता है। ये इसका महत्वपूर्ण कार्य था। और जो आपको बताया जौनपुर आक्रमण, उसके बाद में ग्वालियर मानसिंह और जौनपुर में सरकी सुल्तान हुसैन शाह सरकी जौनपुर को हरा देता है और आपका ग्वालियर भी हरा देता है। और वहाँ का जो शासक था मानसिंह से हरजाना वसूल भी करता है। और उसे अभियान के बाद में ही इसकी बीमार हो जाता है। बीमार करने के बाद जुलाई 1489 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और बहर लोदी के नाम से स्वर्ण सिक्का भी जारी करता है। उसके बाद में सुल्तान बनता है सिकंदर शाह। और बहर लोदी का तीसरा पुत्र था निजाम खां। ठीक है, उसका निजाम खां का ही पुत्र होता है सिकंदर शाह लोदी, जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, जो दूसरा शासक होता है लोदी वंश का। अब
KPS एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और फ्रेंडों को शेयर करें और पूरा वीडियो देखें। अधिक से अधिक सभी लोग स्टूडेंट को फायदा मिले। सेकंड जो लोधी वंश में आज पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद में दूसरी वीडियो बनाऊंगा आपका दूसरा शासक है सिकंदर शाह लोधी। धन्यवाद।